को आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर किरण पोपकर गोवा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी की। उन्होंने स्त्री विमर्श के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। मैत्रेयी पुष्पा पर उन्होंने काम किया है। मीडिया विमर्श में उन्होंने काम किया है। फिर हिंदी से मराठी और हिंदी से कोंकणी भाषा में जो है उन्होंने कहानी कविताओं का अनुवाद किया है। बहुत सक्रिय हैं, अभी भी खूब लिखती हैं। तो मैं डॉक्टर किरण पोपकर आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर किरण पोपकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आदरणीय मंच और खास करके आज के पुस्तक विमोचन की यानी कि पुस्तक की लेखिका अहिल्या जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के लिए। और यहाँ पर जितने भी विद्वान हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ और अपनी बात रखती हूँ। देखा जाए तो मुझसे पूर्व जो है 3 वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है और मुझे लगा कि जब अरोड़ा जी कह रहे थे, अरे मुझे यही कहना था। जब उषा रानी जी कह रही थी तो मुझे ऐसा लगा अरे कम से कम ये तो मेरे लिए कुछ रखती। बाद में जो है वो मुकेश जी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी और मैं भी बात करना चाहती थी कि जिस प्रकार से पहले मैं बात करना चाहूंगी कि इसे आत्मकथात्मक उपन्यास कहा जाए या इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन मैं ये कहूंगी इस जो है वह बहुत सारी विधाओं का सम्मिश्रण है। जिस तरह से और अपना चटनी होती है और उसका स्वाद जो भी जिस तरह से ले सकता है, उसी तरह से हर प्रकार का पाठक जो है इस कृति से जो है कुछ ना कुछ पा सकता है, क्योंकि हर प्रकार के पाठक के लिए इसमें कुछ घर ले जाने के लिए या अपने जीवन में संजोए रखने के लिए कुछ है। तो जब मैं इस कृति से गुजरती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी ये स्त्री की कथा है जो केवल चौखट में या दायरों में रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि जो व्यक्ति अपने खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता है वो दूसरों के अधिकार के लिए भी नहीं लड़ सकता है। ये इस कथात्मक उपन्यास में जब 2 जो स्टार्टिंग में शीर्षक आए हैं, गांव का भौगोलिक परिचय, घर का इतिहास भूगोल और पितृवंश पितामह से पिता तक, ये जो 2 चैप्टर है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि किसी के भी जो है व्यक्तित्व निर्माण में उसका देश होता है रखता है और जिस ये वो भी महत्वपूर्ण लगता है। और इसलिए जब मैं गुजरती हूँ इन दोनों अध्यायों से तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अहिल्या जी के साथ साथ या उनके लेखन के साथ साथ उस पूरे बिहार और खास करके जो सागरपुर है और सागरपुर की जो संस्कृति है, वहाँ के जो पर्व त्योहार है, वहाँ की राजनीति और राजनीति में भी स्वतंत्रता पूर्व जो गांधीवाद है या दूसरी पार्टी जो बाद में निकलकर जो है वो समाजवाद आता है, इन सब से मतलब कि मुझे रूबरू होने का मौका मिला जब मैं उनसे ये करती हूँ। तो लेकिन एक स्त्री की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जब वो भौगोलिक इतिहास की बात करती हैं, भौगोलिक परिचय की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक स्त्री निर्माण बीच में एक यहाँ पर अपने परदादाजी के पिताजी बच्चन मिश्र एवं का नाम हो रहा है। ये जो सेंस है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कालव की स्त्री जो अस्तित्व जो नकार दिया जाता था तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भूल जाती थी शादी के बाद कि उसका नाम जो है वो मायके में क्या रखा होगा, वो फला की पत्नी या फलाने की माँ या अमुक अमुक गांव वाली, इस रूप में वो उसको देखा जाता था।
वो कहीं ना कहीं अपनी बात के साथ साथ अपने परदादे की भी बात करती हैं। मतलब वो वंशज जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था रही है और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने जो चौखट स्त्री के लिए जो तैयार किए हैं और उस चौखट में ही वो रहे, उन दायरों में ही वो रहे और दायरों के बाहर न जाए, इस प्रकार का जो व्यवस्था रही है कहीं ना कहीं बड़े ही बेबाक ढंग से जिस प्रकार का अहिल्या जी का व्यक्तित्व है, जो जब भी वो कहती हैं आत्मविश्वास और बेबाक ढंग से कहती हैं, और वो उनका बेबाकीपन मुझे इस कृति में भी देखने को मिलता है। वो जब वो कहती हैं कि उनका बचपन में ही जो है वो उनका किस प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण होगा तो हमें उनके खेल और खेलने के तरीकों से पता है, क्योंकि वो देखती हैं कि कभी जो लड़कियों गुड़ियों कभी होता था कर जो है नहीं है, लक्षण नहीं, जब लक्षण हैं तो ये जो है वो उसको एक लेंस से देखना शुरू कर देता है। एक लेंस लगाई जाती है स्त्री की तरफ देखने का, और उन्होंने अपनी भूमिका में भी लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई का वो जिक्र करती हैं या कल्पना चावला का भी वो ये करती है कि जब ऐसी लीक से हटकर जब स्त्री आती है तो हमारा समाज जो है वो उसके स्त्रीत्व के गुण को स्वीकार करने से भी जो है ये करता है, परहेज करता है। उसको जो है वो स्त्रीत्व के गुण में भी उसको देखना वो पसंद नहीं करता है, उसको जो है वो बिल्कुल अलग, वो तो असाधारण, मतलब वो उसको परे रख दिया, इस तरह से देखा जाता है। तो ये जो जिद्दी स्वभाव है उनका या कुछ कर गुजरने की जो उनकी स्वभाव रहा है, उसी ने जो है वो जिंदगी के हर मोर्चे पर उनको जो है वह आगे बढ़ने का जो है वह ये दिया है, मतलब जज्बा दे दिया है। वो कहीं पर भी मुझे जो उनके पति का जो है वो ब्रेन हेमरेज होना या बाद में जो है वह एक तरह से जो है वह लकवाग्रस्त होना, उनके जीवन में जो संघर्ष आए हैं, उनके जीवन में जो कड़वाहट आई है, वो कड़वाहट उनको तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत करती है। और ये जो उनका मजबूत होना है ना, वही जो है वो उनमें से जो बेस्ट बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब कि सोना जो है वो तपने से ही ये निखर जाता है। बिल्कुल, अगर वो जीवन में उनके संघर्ष न होते अहिल्या जी के, तो शायद उनका जो ये रूप है या उनका जो ये व्यक्तित्व है, शायद हम उसको देखने से जो है वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। मुझे उनके हर एक शीर्षक अच्छा लगा, और मुझे और एक बात यहाँ पर होंगी, अगर आप उनकी लेंगे तो आप लोग उनकी रचना को कहीं से भी स्वीकार ये शुरू कर सकते हैं, और आपको जो है वो देखिए गतिशील लेखन तथा प्रकाशन की प्रक्रिया, अगर आप इससे भी शुरुआत करते हैं ना तो भी आप उस आत्मकथा को समझ सकते हैं। तो ये आत्मकथा की या उसकी उस रचना की जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कहीं से अगर उस रचना को शुरू करें तो आप उस रचना को समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण मुझे बात ये लगी कि भूले बिसरे ही सही, लेकिन गांव के जो है वह कई सारे व्यक्तियों से हमारा परिचय हो जाता है। जिस प्रकार के संस्मरण वो लेकर आती हैं, उनसे जो है वह उस गांव से जुड़े व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया है, उनसे भी हमारा परिचय हो जाता है। एक जिक्र किया था अरोड़ा जी ने कि वो होली का प्रसंग जो है, और होली के प्रसंग में रंग लगाने के ऊपर के बाद जो उनके साथ हो जाता है, वो जो है वह औरत को हमेशा जो है वह हद में रहने की जो है वह सीख दिखाई जाती है। लेकिन और जिस प्रकार से वो समझौता करती हुई नजर आती हैं या शादी के उपरांत जो है वह जिस तरह से वह परिवर्तित होती हुई नजर आती हैं, जिस प्रकार से एक पौधे को जब एक जमीन से उखाड़ कर किसी दूसरी जमीन पर लगाया जाता है तो थोड़े साल के लिए जो है वो थोड़ा सा ठहर जाता है, और बाद में जो जिस प्रकार से वो विकसित होता है, कुछ उसी प्रकार का जो है
ढंग हम लोगों को जो अहिल्या जी के व्यक्तित्व में भी देखने को मिलता है। ये और एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, जो केवल स्त्री से जो है यही अपेक्षा रखता है कि वो चौखट में रहे और ऐसी साहित्य मनोवृत्ति का वो जो है वो धज्जियां उड़ाती हुई यहाँ पर मुझे नजर आती हैं। केवल व्यक्तिगत व्यथा कथा कहने से नहीं, बल्कि अपनी चाची, अपनी दादी, अपने जो जितने भी सगे संबंधी हैं और खास करके स्त्री हैं, उनकी भी वो कथा कहती हुई आगे बढ़ती हैं। मुझे और एक बात नजर आती है, अगर मैं शैली की बात करूँ इसमें, तो उन्होंने जो है वह कहीं मतलब कि कहीं कहीं पर वो लोकगीत वो लेकर आई हैं और इससे पता चलता है कि उनकी स्मृति में वो लोकगीत आज भी विद्यमान है। और वो लोकगीत, वहाँ की कहानियाँ, या जो बिहार के लोग जो कलकत्ता चले जाते हैं और केवल जो है वह 2 पर्वों पर वो अपने घर आते हैं और उनको बनाकर जो गीत रचे गए, उनका भी वो उल्लेख करना नहीं भूलती हैं। वर्णनात्मक शैली है, कथन शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, और जो भाषा का प्रवाह है वो पाठक को जो है निरंतर उस रचना से जोड़ कर रखता है। वो पाठक जो है वो थकता नहीं है। भले ही जो है कुछ लोगों को इसमें जो है उबड़ खाबड़पन नजर आए, लेकिन उबड़ खाबड़पन में भी एक सौंदर्य होता है। और मुझे एक ऐसा लगता है कि केवल हम लोगों को उसको स्त्री की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि समग्रता से उसको देखना चाहिए। उनकी रचना को जो है वह समग्रता में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को इस रचना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब कि केवल उनका वो जीवन है, या अरुणाचल प्रदेश का जो जिक्र आया है, या हैदराबाद का, या जिस प्रकार से उन्होंने जो है वह लेखन में अपना योगदान दिया, पत्रिकाओं का संपादन वगैरह, जो इतना उन्होंने जो कार्य किया है, वो कार्य जो है वो ये इसीलिए कर सके क्योंकि हर परिस्थिति में उनको मजबूत करना है। और किरण जी कंक्लूड करें। हाँ, कंक्लूड करें। हाँ जी। और ठीक है सर, मैं कंक्लूड करती हूँ। अहिल्या जी, सर मैं ठीक तरह से पेपर लिखकर आपको भेज दूंगी, और पीडीएफ जो है वह 40 दिन पूर्व मुझे मिला है, इसलिए मैं इतनी अच्छी तरह से शायद उस पर विचार नहीं कर पाई। भेज दूंगी। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। किरण जी, स्वागत है।